हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं निराला जी की कविता बादल राग। बच्चों, बादल राग कविता में क्या है कि जो कवि है वो समाज के निम्न वर्ग की तरफ से, गरीब वर्ग की तरफ से, किसान वर्ग की तरफ से एक तरह से क्रांति का आह्वान करता है। या ये कह लीजिए कि भी कवि कहता है कि जब निम्न वर्ग क्रांति करता है तो जो उच्च वर्ग है सबसे पहले उसी पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कि जिस प्रकार से समीर यानी वायु और सागर आप समझते हैं समुद्र, कि जैसे वायु समुद्र पर तैरती है वैसे ही सुखों पर दुखों की छाया मंडराती रहती है। कि जीवन में सदैव सुख बने नहीं रहते, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और इसी प्रकार से संसार के दुखी हृदय पर विप्लव होता है क्रांति, कि क्रांति की जो माया है उसका प्रसार हमेशा बना रहता है। यानी कि जब संसार अधिक दुखी होता है, समाज के लोग अधिक दुखी होते हैं तो वो क्रांति करते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। और कवि कह रहे हैं कि हे क्रांति के बादलों, तुम्हारी जो युद्ध की नौका है, रणतरी मतलब युद्ध की नौका। अब युद्ध की नौका होगी तो क्या होगी? अस्त्रों शस्त्रों से भरी होगी, है ना। अब यहाँ पर जो क्रांति के बादल हैं उनकी युद्ध की नौका किससे भरी हुई है? दलित वर्ग की, निम्न वर्ग की आकांक्षाओं से, इच्छाओं से। धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। और जब बादलों से घनघोर गर्जना होती है तो देखिए, अगर हम वैसे अपने जीवन में देखें, यदि बरसात हो, है ना, और बादलों की गर्जना हो तो पृथ्वी के नीचे सोए हुए जो अंकुर होते हैं वो सजग मतलब सजग हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। उर्र में पृथ्वी के हृदय में आशाओं से भर जाते हैं कि अभी बरसात होगी और उन्हें नवजीवन मिलेगा। जब बादलों की गर्जना होती है तो पृथ्वी के नीचे सोए हुए अंकुर जागरूक हो जाते हैं। जब क्रांति के बादलों की बारिश होती है या गर्जना होती है क्रांति के बादलों की, तो जो निम्न वर्ग है, जो समाज का गरीब व्यक्ति है, वो आशा से भर जाता है कि उनके जीवन में कुछ नवीन आशाओं का संचार होगा, नवजीवन की, और उन्हें नवजीवन मिलेगा। ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। अब देखिए, पृथ्वी के नीचे सोए हुए अंकुर हैं तो वो क्या करते हैं? अपना सिर ऊंचा करते हैं और बादलों की ओर ताकते हैं कि बादलों से बारिश होगी, बरसात होगी और उन्हें नवजीवन मिलेगा। जब क्रांति के बादलों की गर्जना होती है तो जो गरीब व्यक्ति है वो उम्मीद से उन क्रांति के बादलों को देखने लगता है कि कब क्रांति होगी और उसे कुछ अधिकार उसके जीवन में मिलेंगे, उसे अपने जीवन में कुछ सुख मिलेगा। फिर बार बार गर्जन, कि क्रांति के बादल बार बार गर्जना करते हैं। वर्षण है मूसलाधार और फिर मूसलाधार बारिश होती है। कि जैसे भौतिक जीवन में हम देखें तो भी ऐसा होता है कि जब घने बादल आ जाते हैं तो वो गर्जना करते हैं और फिर मूसलाधार बारिश होती है। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और जब वो बादलों की, बिजली की गड़गड़ाहट होती है, बिजली की हुंकार होती है तो संसार दिल थाम कर बैठ जाता है। ऐसे ही जब क्रांति के बादलों से मूसलाधार बारिश होती है और घनघोर गर्जनाएं होती हैं तो सारा संसार दिल थाम कर बैठ जाता है। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर। अश्निपात मतलब बिजली का गिरना, कि जब बादल गर्जना करते हैं तो बिजली गिरती है, ठीक है ना। बिजली किस पर गिरेगी? जो ऊंचे पर्वत हैं या जो ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, ऊंचे भवन हैं या ऊंचे पेड़ हैं, है ना। उन्नत शत शत वीर का मतलब क्या हुआ? कि जो उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए हैं। क्रांति के बादलों की बारिश होगी तो क्या होगा? उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए जो उच्च वर्ग के लोग हैं सबसे ज्यादा प्रभावित वो होंगे। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, और फिर उनका शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा, यानी कि वो जो है घायल हो जाएंगे, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, वो
लोग जो आसमान को मतलब अपनी स्पर्धाओं में आसमान को स्पर्श करने लगे हैं, अर्थात उन्नति के शिखर पर पहुंच गए हैं, वही लोग जब क्रांति आती है तो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और उनके शरीर क्षत विक्षत हो जाते हैं, यानी घायल हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। और फिर जो छोटे पौधे हैं, देखिए जब बिजली गिरेगी तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर या पर्वतों पर गिरेगी, और जो उनके नीचे जमीन पर छोटे पौधे हैं वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मतलब उनमें नवजीवन आता है। क्रांति के बादलों की गर्जना होने से या बिजली गिरने से क्या होता है कि जो उच्च शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जो छोटे पौधे के समान जो निम्न वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, उनको नवजीवन मिलने लगता है। तो देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते। और फिर चारों ओर जब छोटे छोटे पौधे खिलने लगते हैं तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, और वो अपना हाथ हिलाकर अपनी खुशियां प्रकट करते हैं और तुझे बुलाते हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, कि हे क्रांति के बादलों, वो बार बार वो जो छोटे छोटे पौधे हैं वो तुम्हें बुलाते हैं, क्योंकि क्रांति की गर्जना होने से छोटे ही शोभायमान होते हैं, छोटों के जीवन में ही नवजीवन आता है। तो फिर यदि बारिश होगी, मतलब बिजली गिरेगी, तो क्या होगा कि बड़े पेड़, बड़े पर्वत, ऊंची भवन, वो सब प्रभावित होंगे, और जो निम्न वर्ग है, जो छोटे पौधे हैं, वो खिलने लगेंगे। इसी तरह से क्रांति आएगी तो जो उच्च वर्ग है उसके कुछ अधिकार छिन जाएंगे, और जो निम्न वर्ग है उसको कुछ अधिकार मिल जाएंगे। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अट्टालिका मतलब ऊंचे ऊंचे भवन, बड़े बड़े जो घर महल जैसे होते हैं, कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अट्टालिकाओं में, बड़े घरों में नहीं रहते। वो जो घर हैं वो क्या है? आतंक भवन, भय के घर हैं, यानी कि जिसका जितना बड़ा घर है वो उतना ही ज्यादा भयभीत है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और जो जल की क्रांति होती है वो सदा कीचड़ पर ही होती है, यानी जब क्रांति आती है तो समाज से जो बुराइयों रूपी कीचड़ है वो उसको प्रभावित करती है वो क्रांति, और वो उससे साफ होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, और जो कमल है, जो उसी कीचड़ में खिला हुआ जो कमल है, उससे सदैव नीर छलक जाता है, यानी उस पर कोई पानी नहीं ठहरता, यानी कि जो बाढ़ का पानी है वो उस कमल को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि कीचड़ को प्रभावित करेगा और उसको बहाकर ले जाएगा। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, कि जैसे रोग और शोक की अवस्था में भी जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है ना, वो बीमार भी हो तो उसको बस वो उसको दवाई दे दो, थोड़ी सी देर में वो ठीक हो गया और वो खेलने लगता है, उसको नहीं पता कि वो बीमार है। घर में शोक की अवस्था भी हो तो उसको नहीं पता कि कोई दुख है, और वो हंसता रहता है। तो जिस प्रकार से छोटा बच्चा रोग और शोक में भी हंसता खिलखिलाता रहता है, वैसे ही जो निम्न वर्ग है वो रोग मतलब दुख की अवस्था में भी हमेशा मुस्कुराता रहता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, और जो उच्च वर्ग है उनका रुद्ध कोश मतलब उनका जो भंडार है वो भरे हुए हैं, पर क्षुब्ध तोष, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होते। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगना अंग मतलब सुंदर स्त्रियों के शरीर से लिपटे हुए भी वो हमेशा भयभीत होकर कपाते रहते हैं, यानी सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, और जैसे ही बादलों से यानी क्रांति के बादलों से गर्जना होती है तो वो डर कर अपने नेत्र और मुख को ढक लेते हैं, यानी वो बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। दूसरी ओर जो किसान है, जो गरीब है, उसकी बाहें कमजोर हैं, उसका शरीर भी बड़ा दुर्बल है, लेकिन ये विप्लव के वीर कि हे क्रांति के बादलों, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। उसके जीवन का जो सार है वो चूस लिया। किसने चूस लिया? उच्च वर्ग ने। और अब उसके जीवन का जो आधार है वो क्या है? हड्डियों का ढांचा मात्र ही वो रह गया है।
ए जीवन के पारापार, और हे क्रांति के बादलों, तुम ही उसके जीवन के पारावार हो। तुम ही उसके जीवन में नए जीवन का संचार कर सकते हो, नई आशा भर सकते हो। इसलिए वो जो कृषक वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो क्रांति के बादलों को पुकार रहा है। धन्यवाद।